हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक हमें प्रोवाइड की है तो वही सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। एंड अभी ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें भी मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है टेबल्स को लेकर वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड जो क्वेश्चन है डायग्राम्स, जिसमें बहुत सारे सब डायग्राम्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो डायग्राम है वो है टीयू एंड एमयू के रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपके लिए नया नहीं है, आपने टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम जरूर ऑब्जर्व किया होगा, मुझे उम्मीद है देखा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डैश, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो हमें पता है, हम डायग्राम को ऑब्जर्व करके भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है मतलब ये अपवर्ड मूव करिए। देखिए ये जो है टीयू है वो ऊपर ऊपर मूव करता है, ये टीयू कर्व है, आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो एमयू है ये डाउनवर्ड में है, तो दिस इज द एमयू कर्व। तो यहाँ पर जब टीयू इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो एमयू है वो डिक्रीज होता है। तो हमको यहाँ पर जो टर्म लिखना होगा डिक्रीज लिखना होगा। एंड नेम द यूनिट वेयर कंज्यूमर विल बी डिराइव्ड डिसयूटिलिटी, कौन सी जगह पर कंज्यूमर को डिसयूटिलिटी डिराइव होगा, डिससेटिस्फेक्शन डिराइव होगा। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर जो रैशनल कंज्यूमर होता है उसे एट अ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, जैसे वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम हाईएस्ट टीयू पर पहुंच जाता है, तो वहां पर उसकी जो एमयू होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो, वो उसका जीरो हो जाता है। तो अगर उसके बियॉन्ड अगर वो मूव करता है और कंजम्पशन करता है तो वो डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर है ना डिस यूटिलिटी आपको लिखना है कि व्हेन नेम द यूनिट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर यूनिट्स में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5 एंड बाद में जब आप ऑब्जर्व करोगे कि यूनिट 7, हमको यहाँ पर लिखना होगा कि यूनिट 7 पर, ये यूनिट 7 मतलब यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है ब्लैक कलर, तो यहाँ पर ये हाईलाइटेड पोर्शन मतलब डिससेटिस्फेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7th यूनिट आप लिखोगे कि विद द 7th यूनिट कंजम्पशन वो डिसयूटिलिटी डिराइव करेगा। नाउ व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन जो है वो हाईएस्ट एंड मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है। तो मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी जब पहुंचता है तो यहाँ पर है ना जो एमयू होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है, वो जीरो हो जाता है। नेम द यूनिट वेयर द कंज्यूमर विल डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पर मिलेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया है। बियॉन्ड दैट उसको कोई भी सेटिस्फेक्शन अभी नहीं मिलेगा, वो डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर वो उससे आगे अगर कंज्यूम करता है तो यहाँ पर आपको लिखना है कौन से यूनिट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो 6th यूनिट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है। तो यहाँ पर इसके आंसर्स इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए हैं कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, इस तरीके से आपको लिखना है। देन नेम द यूनिट वेयर कंज्यूमर विल बी डिराइव्ड डिस यूटिलिटी, तो एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स, जैसे ही कंज्यूमर 7th यूनिट कंज्यूम करेगा कंज्यूमर विल डिराइव डिस यूटिलिटी। देखो आपसे आंसर शेयर करने से पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करना जरूरी होता है, क्योंकि यही आपको फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी, डायग्राम को देखकर क्वेश्चन को रीड कर फिर ही आप लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, क्वेश्चंस को रीड किया जाता है, प्लान आउट करना पड़ता है, फिर आंसर्स को लिखा जाता है। नाउ यहाँ पर व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जीरो हो जाती है। एंड डी क्वेश्चन जो था कि नेम द यूनिट वेयर द कंज्यूमर विल डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा,
तो कंज्यूमर, डी आंसर डी आपको लिखना है कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम 6th यूनिट, जब कंज्यूमर 6th यूनिट को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर विल डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पर आपका टीयू जो होता है टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है एंड एमयू 0 पर हो जाता है, दैट इज पॉइंट ऑफ सटाइटी होता है। ये एक्स्ट्रा के लिए मैंने आपको जस्ट है ना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको स्टडी करना है और इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम है जो सेकेंड डायग्राम में बोल रहे हैं, ये देखिए डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। डायग्राम को देखकर आपको पता चलेगा, यहाँ पर डी डी लिखे है, D1 D2 लिखा है, तो मतलब ये है ना क्वांटिटी डिमांड, मतलब ये डिमांड कर्व है, ये जो है वो डिमांड कर्व है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन केजेस दिया है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज दिया हुआ है। एंड हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ओरिजिनल, यहाँ पर ये जो डी है ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ओरिजिनल डी जो है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है। एंड यहाँ पर डिमांड कर्व D1 इंडिकेट्स, जो D1 डिमांड कर्व है वो क्या इंडिकेट कर रही है पूछा है। एंड देन D1 डिमांड कर्व आपकी, दिस इज द D1 डिमांड कर्व जब भी क्वांटिटी में इंक्रीज होता है एंड दिस इज द D2 डिमांड कर्व जहाँ है ना क्वांटिटी डिक्रीज होती है, क्वांटिटी में मतलब डिमांड डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर D1 क्या इंडिकेट करता है, तो D1 डिमांड कर्व D1 इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड, मतलब है ना प्राइस यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है ड्यू टू द अदर फैक्टर्स के वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे पता चल रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी है दैट इज आपका क्यू, यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो है क्यू इज द ओरिजिनल क्वांटिटी एंड Q1 यहाँ पर जब एरो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो Q1 जो है वो इंक्रीज इन डिमांड है। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना होगा कि डिमांड कर्व D1 इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। देन सेकेंड जो है कि डिमांड कर्व D2 इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर है ना क्वांटिटी जो ओरिजिनल पहले डिमांड थी, ओरिजिनल डिमांड थी वो Q थी, और अब ये जो डिमांड है ना वो मूव कर रही है ओरिजिन की तरफ, तो मतलब ओरिजिनल डिमांड से ये कम हो रही है, अभी डिमांड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, भाव जो है कमोडिटी को वो एज इट इज है, तो फिर हमें इसको डिक्रीज इन डिमांड लिखना है। तो आपको डायग्राम को ऑब्जर्वेशन से ही आना चाहिए कि इंक्रीज मतलब जो क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रही है कर्व, मतलब टुवर्ड्स डिमांड कर्व के अपवर्ड, जब ये राइट साइड में मूव हो रही है तो मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड हुआ, अपवर्ड मूव हो रही है तो मतलब इंक्रीज इन यहाँ पर डिमांड का हुआ। नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे D2 इज द डिक्रीज इन डिमांड कर्व। नाउ यहाँ पर पूछा है आपसे कि नेम द अबाउट डायग्राम, आपको जो ऊपर डायग्राम दिया उसको उसका नाम लिखना है एंड एक्सप्लेन, और आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपने करेक्टली एक्सप्लेन किया तो उसके लिए 2 मार्क्स है। अब डायग्राम को ऑब्जर्व करना आना चाहिए और उसको लिखना आना चाहिए। यहाँ पर हमें पता है कि ये जो डायग्राम है वो किससे रिलेटेड हुआ, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड में आता है। चेंजेस डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर चेंजेस इन डिमांड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में कि चेंजेस इन डिमांड। ये डायग्राम किसका है, तो चेंजेस इन डिमांड। तो व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जब किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से, जैसे लाइक है, डिसलाइक है, तो फेवरेबल चेंजेस होते हैं, तो उसके वजह से जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको और या डिक्रीज होती है तो वो चेंजेस इन डिमांड हुआ, फेवरेबल अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से जो भी चेंजेस आता है डिमांड में तो उसको चेंजेस इन डिमांड बोलते हैं। एंड इस कंडीशन में क्या होता है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज, सो इसको हम बोलेंगे चेंजेस इन डिमांड है। नाउ हियर डायग्राम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर अबाउट डायग्राम के हेल्प से ही इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम बोलेंगे कि हियर डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड कर्व D1, यहाँ पर ये जो डिमांड कर्व है D1 एंड डिमांड कर्व D2, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे आंसर को। तो डिमांड कर्व D1 विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड and D2 which indicates decrease in demand curve, so it is known as changes in demand। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, changes in demand बोलेंगे। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे हम, थर्ड डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए
टू डायग्राम्स दिए हैं, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो डायग्राम ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपसे पूछा है कि भाई डायग्राम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पहले तो एकदम इसको ऑब्जर्व करना है कि डायग्राम किसको रिलेट करता है, आपको सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना है डायग्राम्स को देखकर, क्योंकि डायग्राम्स को देखकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है आप ऑब्जर्व करोगे तो पहला जो डायग्राम ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पर ए से लेकर बी, यहाँ पर जो है मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर वाई एक्सिस पे प्राइस है एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज दिया हुआ है। तो प्राइस में आप देख रहे हो डाउनवर्ड एरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पी से जब प्राइस जो है वो P1 आ रहा है, मतलब देर इज फॉल इन प्राइस। जब आप फॉल इन प्राइस ऑब्जर्व करो कि प्राइस जब भाव गिर रहे हैं कमोडिटी के, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड वो इंक्रीज हो रही है, वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। तो मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द फॉल इन प्राइस। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, इस केस में अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द फॉल इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड में, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज वर्ड नहीं यहाँ पर यूज करेंगे, एक्सपेंशन मतलब एक्सटेंशन हो रहा है, डिमांड में एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। नाउ यहाँ पर जो डायग्राम बी है उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस है वो P है एंड ये जो P2 है ये है इंक्रीज इन प्राइस। और यहाँ पर क्वांटिटी में आप देखोगे तो क्वांटिटी यहाँ पे Q इज द ओरिजिनल क्वांटिटी एंड Q2 इज द चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे प्राइस जब इंक्रीज हो रहे हैं, एरो अपवर्ड जा रहा है, देखिए तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो एरो जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव हो रहा है, मतलब ये क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो शिफ्ट हो रही है ओरिजिन की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट है वो बी से ए की तरफ मूव हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है, जो मूवमेंट आ रहा है वो डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है, ये भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसमें वो कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। अदर फैक्टर्स है ना वो सेम रहते हैं कंज्यूमर के, जैसे टेस्ट हुआ, उसकी इनकम हुई, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, वो अनचेंज रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इससे पहले डायग्राम को समझ के और फिर आपको आंसर्स लिखने। तो यहाँ पे डायग्राम ए रिप्रेजेंट करता है इन डिमांड व्हाट, then diagram B represents in dash in demand, then in diagram A movement of demand is in which direction, then in diagram B movement of demand is in which direction। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डायग्राम A represents, क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि डायग्राम A represents एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड डायग्राम B जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसमें क्योंकि है ना क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे ड्यू टू द फॉल इन प्राइस की वजह से। आपको है ना इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है कि है ना जो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है वो उसे हम वेरिएशंस ऑफ डिमांड बोलते हैं, दैट इज वेरिएशंस ऑफ डिमांड के टाइप हुए जो कि ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइस होता है एंड जो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड होता है वो ड्यू टू द चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, उसके प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस में मूवमेंट की वजह से, इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से डिमांड में जो चेंजेस आता है उसको हम वेरिएशंस इन डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पर इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, डिमांड कर्व में मूवमेंट जो हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरो है ये ए से बी का एरो, ए से बी की तरफ एरो जा रहा है, तो मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन डी यहाँ पर इन डायग्राम बी मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डैश डायरेक्शन, तो यहाँ पर अपवर्ड की तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ मूव कर रहा है, ये बी से ए की तरफ मूव कर रहा है, तो मतलब इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। तो आंसर में यहाँ पर लिखना है आपको इन डायग्राम बी
मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो डायग्राम्स को स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों को थियरी के जो आप क्वेश्चंस अटेंड करोगे, लॉन्ग आंसर्स आप अटेंड करोगे, जब आप है ना आंसर इन ब्रीफ अटेंड करोगे और जहां पर आपको पॉसिबल है आप डायग्राम भी प्रेजेंट करोगे, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अटेंड करने में भी आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 2 करना रहेगा, तो आपका 8 मार्क्स आप है ना पक्का कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो डायग्राम्स है वो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए आपको इन डायग्राम्स को स्टडी करना है, अदर सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक को भी रिफर करना है। क्वेश्चन बैंक को रिफर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे कॉलेजेस में एंड स्कूल्स में कैसे आप लोगों को क्वेश्चन बैंक टीचर देती है, फिर उसमें से पेपर सेट होता है, आपको पता है कुछ ना कुछ तो पेपर में आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आपको भी यही उम्मीद रखनी है कि पहली बार बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया तो इसके पीछे कुछ तो राज है। तो स्टडी जरूर करना है, क्वेश्चन बैंक को जरूर कवर अप करना है। ओसी एंड इको, ओसी इको एनएसपी तीनों भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। जैसे ये बीके की क्वेश्चन बैंक आएगी, रिलीज होगी, तो उसके भी सॉल्यूशंस आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगी। इसीलिए आपको सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस पेंडेमिक में हेल्प हो जाए, वो भी अपनी स्टडीज को कवर अप कर सके और कॉन्फिडेंस लेवल गेन कर सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।